जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा इस दिल में सिवा। आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के उस दौर के एक ऐसे कलाकार की जिसने हिंदी सिनेमा में कदम रखकर बदल दी सिनेमा की किस्मत और उसके स्वरूप को। इस अभिनेता के रंग रूप का दुनिया भर में ऐसा आकर्षण कि ये बन गया हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेता। नाबालिग उम्र में हिंदी सिनेमा के प्रति इस अभिनेता की ऐसी लगन और रुचि कि इस अभिनेता ने 1949 में एक फिल्म को देख डाला 40 बार से भी ज्यादा। आज तलक भी ना भूले हम आज क्यों ये अभिनेता बचपन में ही अपने पिता के स्कूल से भाग जाना चाहता था और क्यों ये अभिनेता अपने स्कूल को छोड़कर पहुंच जाता था सिनेमा हॉल में। एक स्कूल के हेडमास्टर और किसान का ये बेटा अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध 150 रुपए प्रति माह की नौकरी को छोड़कर अपने घर से सैकड़ों मीलों दूर पहुंच गया फिल्मों में हीरो बनने। लेकिन ये घर से इस तरह झगड़ा करके जाना अच्छा नहीं। और कैसे उसी शहर में फिल्मों में काम और अपनी पहचान बनाने के लिए इस अभिनेता को गुजारनी पड़ी अपनी जिंदगी भूखे पेट। कैसे उसी तंगहाली में ये अभिनेता लाचारी और बेरोजगार होने की वजह से खा गया बेहद ज्वलनशील पदार्थ, जिसकी वजह से इस अभिनेता की जिंदगी पहुंच गई थी मौत के करीब। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक। फिल्मों में नाकामी से शुरुआत करने वाला ये अभिनेता कैसे बन गया 70 के दशक में भारतीय हिंदी सिनेमा का सबसे महंगा और लोकप्रिय अभिनेता। क्यों इस अभिनेता को अपनी पहली फिल्म के लिए मिले थे सिर्फ 51 रुपए। क्यों इस अभिनेता को अपनी असल जिंदगी में लड़ना पड़ा था एक जंगली चीते से। और आगे चलकर इसी अभिनेता ने हिंदी सिनेमा को दे डाली लगातार 100 हिट्स फिल्म। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह मां कसम, उस दिन का इंतजार बड़ी बेताबी से करूंगा। हिंदी सिनेमा का ऐसा सितारा जो अपने घर से निकला था फिल्मों में हीरो बनने, लेकिन माया नगरी में कदम रखते ही किसान और स्कूल हेडमास्टर के इस बेटे ने देखा जिंदगी का वो संघर्ष जिसने इनको सिखाया जिंदगी का वो पाठ जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था। साधारण सा ये लड़का अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत के दम पर एक दिन भारतीय हिंदी सिनेमा के कामयाबी के उस पायदान पर पहुंच गया जहां पहुंचने का सपना हिंदुस्तान का हर नौजवान और फिल्म अभिनेता देखता है। इस अभिनेता ने अपने अभिनय की वो छाप छोड़ी जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। अपनी जिंदगी में जमीन से आसमान तक का सफर तय करने वाले इस शानदार और जबरदस्त अभिनेता को पूरी दुनिया ने पहचाना हिंदी सिनेमा के ही मैन यानी धर्मेंद्र सिंह देओल के नाम से। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नरसाली गांव में हुआ था। इनके पिता केवल किशन सिंह देओल एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे। इनकी मां का नाम सतवंत कौर था जो एक घरेलू महिला थी। सरकारी नौकरी होने की वजह से अक्सर इनके पिता का तबादला होता रहता था। लुधियाना के एक साहनेवाल गांव जो कि आज एक काफी चर्चित और विकसित कस्बा है, यहाँ आ गए थे पूरे परिवार के साथ। धर्मेंद्र जब छोटे थे तो इनकी सबसे बड़ी परेशानी रही इनकी पढ़ाई, क्योंकि इनका मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगता था। ऊपर से उसी स्कूल में पिताजी का पढ़ाना, लिहाजा उनके पिताजी का ज्यादातर ध्यान उन्हीं के ऊपर रहता था और वो स्कूल में और बच्चों के मुकाबले ज्यादा डांट खाते थे
और इसी वजह से धर्मेंद्र हमेशा अपनी माँ से कहते थे कि या तो मेरा स्कूल बदलवा दो या मेरी पढ़ाई रुकवा दो, लेकिन ऐसा हो न सका। प्रेशर था। एक दफा तो मैं माँ से कहा कि मेरा स्कूल बदल दो, कहीं और भेज दो। अपने इसी वक्त में धर्मेंद्र ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के दर्द को भी झेला और देखा था, क्योंकि इसी बंटवारे में उनके कुछ चहीते अध्यापक और दोस्त पाकिस्तान चले गए थे। धर्मेंद्र ने अपने पिता के स्कूल से ही 8वीं की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए ये अपनी बुआ के गांव चले गए और वहीं के रामगढ़िया कॉलेज से इन्होंने 10वीं की पढ़ाई पूरी करी। धर्मेंद्र जब छोटे थे तो इनका मन पढ़ाई से ज्यादा हिंदी सिनेमा की तरफ था। ये अक्सर घर से निकलते थे स्कूल के लिए, लेकिन पहुंच जाते थे फिल्म देखने, या उसकी तरफ इनका रुझान इनको पहुंचा देता था सिनेमा हॉल के अंदर। इनके अंदर बचपन से ही फिल्मों में जाने की चाहत ने जन्म ले लिया था और ये हमेशा अपनी माँ से फिल्मों में हीरो बनने की बात किया करते थे। लेकिन माँ हमेशा यही कहती थी कि तू कौन सा इतना खूबसूरत है जो तुझे कोई फिल्म मिलेगा। लेकिन उनकी माँ को क्या पता था कि उनका यही बेटा एक दिन आगे चलकर हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे खूबसूरत एक्टर बनेगा। आया है मुझे फिर याद वो जालिम। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद धर्मेंद्र वहीं रेलवे स्टेशन पर क्लर्क की नौकरी करने लगे और यहाँ धर्मेंद्र की तनख्वाह 150 रुपए प्रति माह मिला करती थी। लेकिन फिल्मों के प्रति इनकी दीवानगी बड़ी गजब की थी। नौकरी रेलवे के लिए करते थे, लेकिन इनके अंदर सपना फिल्मों में हीरो बनने का चल रहा होता था। एक बार धर्मेंद्र ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि साल 1949 को एक फिल्म दिल लगी आई, जिसको धर्मेंद्र ने पूरे 40 बार से ज्यादा देख डाला था, क्योंकि धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा बड़ी शिद्दत के साथ अपनी तरफ खींचता था। इधर समय गुजर रहा था। अब धर्मेंद्र 19 साल के हो चले, तो ऐसे में माता पिता ने इनकी शादी प्रकाश कौर से करा दी और धर्मेंद्र अपनी फिल्मों में हीरो बनने के ख्वाब को सीने में दबाकर धर्मेंद्र नौकरी के साथ साथ खेतों में अपने पिता का हाथ बटाने लगे। और जब उनको थोड़ा बहुत वक्त मिलता तो वो साहनेवाल रेलवे स्टेशन पर चले जाते और हताशा और मायूसी के साथ वहाँ मुंबई आने जाने वाली रेलगाड़ियों को देखा करते थे और अपने सपने की उम्मीद को जिंदा रखते थे। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा। हालांकि धर्मेंद्र की बुआ का बेटा वीरेंद्र पंजाबी फिल्मों के एक्टर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, लेकिन आतंक के दौर में लुधियाना में ही एक फिल्म जट ते जमीन की शूटिंग के दौरान आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और इस वजह से भी धर्मेंद्र के घर वाले फिल्मी दुनिया में जाने को मना करते थे। वाह माँ, अब जब जीने के दिन आए तो मरने की सोच रही है। मरे तुम्हारे दुश्मन। एक बार की बात है कि धर्मेंद्र अपनी माँ से फिल्मों में जाने की बात और मुंबई जाने की बात कर रहे थे। बेटे की ये चाहत देखकर माँ ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा कि बेटा, तुम फिल्म वालों को कोई अर्जी क्यों नहीं डाल देते हो, वो खुद ही तुमको बुला लेंगे। ऐसे प्यार से, बेटा तुम अर्जी क्यों नहीं भेज देते, वो बुला लेंगे तुम्हें। और इसके बाद तेरे पिताजी भी मना नहीं कर पाएंगे। माँ की इस बात से धर्मेंद्र को एक हौसला तो मिला, लेकिन धर्मेंद्र को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो खत लिखे तो लिखे किसे। और इसी कश्मकश और उधेड़-बुन में कुछ समय गुजर गया, लेकिन इसे किस्मत कहिए या फिर माँ के दिल से निकली सच्ची दुआएं कि एक दिन फिल्म फेयर पत्रिका, जिसको धर्मेंद्र अक्सर पढ़ा करते थे, उसमें टैलेंट हंट का एक विज्ञापन अखबार में आया। मेरी माँ की ये आवाज भी भगवान ने सुनी होगी। कुछ ही अरसे बाद फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए एप्लीकेशन छप गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विज्ञापन उनकी किस्मत ने उनके लिए ही छपवाया था। फिर क्या, धर्मेंद्र की अर्जी मंजूर हो गई और इनको मुंबई से बुलावा आ गया। बुलावा आ गया है,
बम्बई से। माँ तो बेटे के लिए खुश थी ही, लेकिन पिता को ये सब पसंद नहीं आया। लेकिन फिर भी नाराजगी के उसी पल में माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी और बच्चों को वहीं अपने माता पिता के पास छोड़कर ये उसी ट्रेन में बैठ गए जिस रेलगाड़ी को अक्सर ये रेलवे स्टेशन पर आते जाते देखा करते थे। मंजिल की ओर निकले धर्मेंद्र मुंबई पहुँचे, जहाँ वो सबसे मिले और सबने उनको पसंद भी किया और इनको बंदनी फिल्म के लिए चुन भी लिया। लेकिन अभी इस फिल्म को बनने में काफी वक्त था। फिर क्या था, उनको काम तलाशना था और जिंदगी का संघर्ष शुरू हो गया था। धर्मेंद्र अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनका वो एक साल बहुत कठिन तरह से गुजरा। उन्होंने जुहू के पास एक किराए का कमरा लिया और वो दिन भर कभी स्टूडियोज तो कभी उस फिल्म निर्माता के ऑफिस के चक्कर लगाने लगे। उनके संघर्ष में उनके साथी रहे मशहूर फिल्म एक्टर मनोज कुमार। लेकिन धर्मेंद्र के संघर्ष की ये राह इतनी भी आसान नहीं रही। काम कुछ मिल नहीं रहा था और पैसे जो थे वो खत्म हो चुके थे, लिहाजा कभी कभी भूखे रहने की भी नौबत आ जाती। हालात ऐसे हो गए कि एक बार धर्मेंद्र की भूख से बेहाल होने पर धर्मेंद्र ने पाचन के इस्तेमाल के लिए की जाने वाली बबूल की भूसी को ही वो पूरा खा गए। उनको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। हालत खराब इतनी हो गई कि इनकी जिंदगी पर बात बनाई। लेकिन उपचार के बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि इनको दवा नहीं भर पेट खाने की जरूरत है। इसके बाद संघर्ष बढ़ता चला गया और धीरे धीरे धर्मेंद्र अब हिम्मत हारने लगे और वो सपने को चकनाचूर होते देखने लगे। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, पेट की भूख बर्दाश्त नहीं कर सका। और इसी दुखी मन से इन्होंने अपने गांव वापस लौटने का मन बना लिया। लेकिन उनके दोस्त मनोज कुमार ने उनको समझाया कि कुछ दिन और देख लो, अर्जुन हिंगोरानी एक फिल्म बना रहे हैं, तुम जाकर देख लो, क्या पता कुछ काम मिल जाए। धर्मेंद्र अर्जुन हिंगोरानी से मिले और 1-2 दिन के बाद इनको अर्जुन हिंगोरानी ने अपनी पहली फिल्म के लिए साइन कर लिया और उस फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। ये वादा करें जहाँ भी रहें तुम हमारे। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई और धर्मेंद्र को इस फिल्म से कोई महत्वपूर्ण फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन इंडस्ट्री में एक फिल्म को करने से इनका हौसला जरूर बढ़ गया। धर्मेंद्र का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, अब संघर्ष का रूप बदल गया था। पहले सिर्फ वो काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अब वो अच्छा काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके बाद इनकी कुछ फिल्में बॉयफ्रेंड, अनुपमा, पूजा के फूल, हकीकत, मैं भी लड़की हूँ, काजल, बहारें फिर आएंगी, अनपढ़ और विमल रॉय की बंदनी भी आई। लेकिन कुछ फिल्में चली तो कुछ असफल हो गईं और जिंदगी के इसी उतार चढ़ाव में धर्मेंद्र जी को उनकी जिंदगी की वो फिल्म मिली जिसकी वजह से धर्मेंद्र जी को जबरदस्त शोहरत, पहचान मिली और वो फिल्म थी फूल और पत्थर। तुमने मेरे इलाके में चोरी की, मेरे आदमी को मारा, माल वापस करो, आदमी का हिसाब मैं बाद में लूंगा। इस फिल्म ने धर्मेंद्र को पहली बार एक रोमांटिक हीरो की भूमिका की छवि से बाहर निकलकर एक एक्शन हीरो के तौर पर रूबरू करा दिया और इस फिल्म की कामयाबी ने धर्मेंद्र को उनके करियर की वो ऊंचाई दी जिसके लिए धर्मेंद्र ने इतना लंबा जिंदगी का संघर्षपूर्ण सफर तय किया था। ये दुनिया बहुत बड़ी है, अपना शिकार खुद मारना सीखो। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीस के रख दूं। इसके बाद धर्मेंद्र के कदम कामयाबी की तरफ ऐसे बढ़े कि फिर नहीं रुके और कामयाबी के रास्ते पर धर्मेंद्र ने सूरत और सीरत, आई मिलन की बेला, देवर, आंखें, आया सावन झूम के, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, यादों की बारात, पठार और पायल, चुपके चुपके, शोले, प्रतिज्ञा, ड्रीम गर्ल, धर्मवीर, द बर्निंग ट्रेन, अली बाबा 40 चोर, गुलामी, बंटवारा, यमला पगला दीवाना जैसी हिट और सुपर हिट फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। अपने तो
अपने होते हैं अपने। धर्मेंद्र आज 88 साल के हो चले हैं। धर्मेंद्र फिल्मों के साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे और सफल भी रहे। धर्मेंद्र के बाद अब उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, जो कि भारतीय हिंदी सिनेमा के सबसे पावरफुल और जबरदस्त एक्टर्स माने जाते हैं। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। तो वहीं इनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की दोनों बेटियां हैं और दोनों बेटियां भी हिंदी सिनेमा का हिस्सा हैं और सभी साथ मिलकर हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय से 4 चांद लगा रहे हैं। इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क है सबसे। हिंदी सिनेमा को धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक फिल्में दी। उनका शोले मूवी में निभाया गया वीरों का किरदार आज भी लोगों के दिल से नहीं भूला जाता और इसी तरह धर्मेंद्र के द्वारा अनेकों ऐसे किरदार हैं जिनको लोग हमेशा याद करते हैं। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों कि इतने शानदार और यादगार अभिनेता को हिंदी फिल्मों के लिए बहुत ही कम अवार्ड मिले। इनके आगे न जाने कितने कई एक्टर स्टार से सुपरस्टार्स बने और कई अवार्ड हासिल किए, लेकिन इन सब के बीच इस खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेता को कभी किसी ने वो अवार्ड देने की कोई भी चिंता या जहमत नहीं उठाई जिसके कि ये हकदार थे। हालांकि साल 1997 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें नवाजा गया, तो साल 2012 में भारत सरकार की तरफ से उनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों के बेहद करीब हैं और दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी अपने पिता के बेहद करीब हैं। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा इस दिन।